नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। बिहार के जीत के बाद क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने कहा कि जब इस तरह के भ्रष्टाचार की बातें, जब इस तरह बेईमानी की बातें जनता के बीच में चली जाती है और लोग समझने लगते हैं कि वोट चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से चुनाव जीते जाते हैं, तो जनता सड़क पर आती है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने वाला है, मैंने केपी मलिक से बहुत शानदार बातचीत की है। आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। चलते हैं केपी मलिक के पास। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मेरे और आपके दोनों के अनुमान गलत साबित हुए। बिहार में जो फील्ड से रिपोर्ट आ रही थी, जो कागज बता रहे थे, जो लोग बता रहे थे, वो कह रहे थे बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ हुआ, हो गया उल्टा, आ गया इंडिया गठबंधन। ये बात अलग है कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पे अभी भी संशय चल रहा है। आर के सिंह को बाइज्जत सस्पेंड कर दिया गया और खोल लो बेटा 62,000 करोड़ का घोटाला। साथ में रहते मलाई काटते और घोटाला खोलोगे तो पार्टी के बाहर जाओ। लेकिन ये जो बिहार के संकेत हैं, इनके भारत की राजनीति में दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं? क्या लगता है आपको? अब क्या भारत की राजनीति में होगा ये परिणाम? क्या बहुत ज़्यादा निराशा लाएँगे इंडिया गठबंधन में? कोई उम्मीद जगेगी? क्या देशवासी सोच लेंगे भैया अब आना तो बीजेपी को है, बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हर जगह। क्या लग रहा है आपको, क्या-क्या होगा अब देश की राजनीति में? देखिए संजय जी, आपने कहा कि दूर के संकेत, आने वाले संकेत, ज्ञानादेश, बिहार का जनादेश, इसको ऐसे जोड़िए। आने वाले संकेत, बिहार का ज्ञानादेश और बिहार का जनादेश, ये सारा मिला के जो चीजें आप देख रहे हैं, अब हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है। हम और आप जो बात कर रहे थे, आप आपने जो कहा है कि भाई हमारे सारे आंकलन और सारे वो धरे के धरे रह गए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं संजय जी। संजय जी, आप आज आपके पास सब हथियार हैं, तामझाम सब कुछ है। आपके साथ चारों तरफ आपके कमांडो चल रहे हैं, जिसमें एक कमांडो इलेक्शन कमीशन है, एक सीबीआई है, ईडी है। और आप मुझे और मैं सोचूं कि भाई मैं आपसे हार गया, तो मेरा हारना तो निश्चित है। अगर ये सब लोग आपके साथ चल रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकतवर है और उसके सामने कोई हार रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखिए, आप इतनी सारी चीजें लेके चलते हैं, अगर कोई एक आध चीज आपकी पकड़ भी लेता है, वो साबित ही नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी जैसा सशक्त व्यक्ति साबित नहीं कर पा रहा, हम और आप क्या करेंगे? वो एक वोट चोरी पकड़ के लेके आता है, दूसरी चोरी कर लेते हैं, तीसरी लाता है, चौथी कर, क्या क्या पकड़ोगे? अरे भैया, जो ट्रेनें भर भर के आई हैं उनको पकड़ोगे। चुनाव आयोग ने जो खुली छूट आपको दी है लूट मार करने की, 10,000 बांटने की, अंतिम समय में बूथ पर पैसा बांटने की, ये कैसे पकड़ोगे? आप ईवीएम कैसे पकड़ोगे? कहाँ ईवीएम चोरी हो रही है, कहाँ नहीं रखी जा, आप पकड़ोगे क्या क्या? और इसके अलावा दूसरी बात यह है संजय जी, कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमाम लोगों को भेज दिया गया है 6 महीने पहले। ये लोग कहां से भेजेंगे? इनके पास तो 20 दिन पहले इन्होंने टिकट जारी किए है। जिसको चुनाव लड़ना था उम्मीदवार को, उसको ही नहीं पता था वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह के आकलन, देखिए मैं किसी पे दोषारोपण करना नहीं चाहता और मैं भारतीय जनता पार्टी पे भी नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि उसको सत्ता में आना है। वो किस प्रकार से आएगी, कैसे करेगी, वो उसका अपना एक तरीका है। विपक्ष कर ले, लेकिन विपक्ष को यह समझना चाहिए कि विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए कि विपक्ष ने कौन कौन सी गलतियां की हैं, और वो गलती अगर ऐसे ही चलती रहेंगी तो एक एक नेता की राजनीतिक हत्या होगी। ये जैसा लालू परिवार की राजनीतिक हत्या हुई है, इसी प्रकार से अगली राजनीतिक हत्या ममता बनर्जी की होने जा रही है। उसके बाद यही राजनीतिक हत्या अखिलेश यादव की होने जा रही है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम और आप ऐसे ही चैनलों पे बैठ के चर्चा कर रहेंगे और वहां पे जो है खाक छानते रहेंगे विधानसभा क्षेत्र की। लेकिन यहां तो इसकी पहले लिख दी गई है। एक का एक आप मुझे बताइए कि जिस प्रकार से पर्ची निकालते हैं हमारे वो बागेश्वर बाबा, ऐसे ही ज्ञानेश जी ने पर्ची निकाल दी थी। और इनके कई नेताओं ने कहा कि अब की बार 160 पार, जैसे 400 पार कहा था।
इतना कॉन्फिडेंस कहां से अमित शाह जी में आ गया था कि अंजना कश्यप ने कहा कि आप 160 का दावा कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, 160 का दावा नहीं कर रहे, 160 प्लस हमारी आ रही है। तो ये कहां से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है? तो आप देखिए, आप उस व्यक्ति से लड़ रहे हैं जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, और आप उसके खिलाफ लाठी लेके चल रहे हैं, या कट्टा उठा लिया आपने कहीं से। तो ये लाठी डंडे कट्टे से लड़ाई नहीं होगी, यहाँ अत्याधुनिक हथियार हैं। इसके लिए आपको भी उन्हीं की रणनीति अपनानी पड़ेगी और उन्हीं की तरह काम करना पड़ेगा। या फिर तीसरा हथियार यह है कि इतनी पीक पे चीजें पहुंच जाएं कि लोग सड़कों पर उतर जाएं, वो तरीका भी है। आज जो मैं बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं संजय जी, सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को हुआ है। नीतीश कुमार, सबको पता है, सबसे बड़े नेता आज बिहार में हैं, और ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर लगातार मैं आपके चैनल पर भी कहता रहा हूं कि पिछले 30 साल में एक भी आरोप नहीं है। आप, मुझे नहीं पता इस इलेक्शन में बिहार गए हैं कि नहीं गए हैं, एक भी व्यक्ति आपको नीतीश कुमार की बुराई करते हुए नहीं मिलेगा। कमाल है, कमाल है ठाकुर, कि आप 20 साल से जो है मुख्यमंत्री हैं और आपके विरोध में एक वर्ड कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, उल्टा सिंपैथी दे रहे हैं आपको और सम्मान के साथ आपकी विदाई करना चाहते हैं। कई लोग ये कहते हैं भाई हमें जो एक सम्मान देना चाहिए नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने हमारे साथ जो पिछले 20 साल में किया है, हम उनके साथ हैं, और ऐसे व्यक्ति को आपने तबाह कर दिया है। अब आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी जिस मोड़ पे खड़ी हुई है, नीतीश कुमार जी का कोई धिल्ला उठ रहा है यहाँ? अब आपने देखो, अमित शाह जी ने कहा था, वही बात है। अब विधायक दल के नेताओं की मीटिंग चल रही है। आज जो है चिराग पासवान के दल की मीटिंग हुई है बहुत बड़ी, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा कि हमने अपने सारे विधायकों से चर्चा कर ली है और हमने विधायक दल की मीटिंग बुलाई थी, और अभी तमाम विधायक दलों की मीटिंग होगी, तमाम पांचों पार्टियों की, और सब मिलकर तब मुख्यमंत्री चुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चुनेगी, और इनके यहाँ तो बड़ी अनोखी परंपरा है पर्ची वाला चुनने की। पर्ची वाला एक मुख्यमंत्री चुना जाएगा, नीतीश कुमार जी नाक भौं सिकोड़ेंगे, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे और चुपचाप समर्थन दे देंगे, क्योंकि उनको तो पता है, नहीं तो फिर वही होगा लोकसभा वाला हाल। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, अब चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना रही है, और मुझ 10-15 आपको विधायक चाहिए, और वो तो एक चुटकी बजाएंगे अमित शाह जी, 1 दर्जन विधायक के लिए चुटकी बजाएंगे, गिरेंगे 2 दर्जन आके। तो अब भारतीय जनता पार्टी की एंट्री बिहार में हो चुकी है। अब देखना यह है कि ऐसे में नीतीश कुमार जी क्या करते हैं। तेजस्वी यादव तो पहले ही विपक्ष में थे, पहले ही नुकसान में थे। उनके साथ तो ये हुआ कि वो एक चींटी घर बना रही थी, एक चींटी ऊपर चढ़ रही थी, वो दोबारा जमीन पे आ गिरी, अब वो दोबारा शुरू करें, अपना करते रहें। और नीतीश कुमार के सामने अब आगे ऑप्शन नहीं है, ना उनकी एज इस बात की इजाजत उनको दे रही, ना उनका स्वास्थ्य दे रहा है, ना उनका दिमाग दे रहा, ना उनके कार्यकर्ता दे रहे, ना उनकी पार्टी दे रही है। लेकिन तेजस्वी यादव को उनकी एज और उनका उम्र और उनका राजनीतिक कैरियर लंबा है, उनको मौके मिलेंगे, वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार की विदाई बिहार से होने जा रही है, जो अगले कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। जी। अच्छा, मुझे बताइए कि लोग ये मान रहे हैं, अब आप लाख आरोप कहें कि साहब उन्होंने ट्रेनें भर-भर के भेजे, उन्होंने 10,000 रुपए बाँटे, 10,000 रुपए सीधा-सीधा रिश्वत दी और वोटिंग से पहले तक पैसा आता रहा अलग-अलग स्कीम में। ये सब सिद्धांत के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है, लेकिन ज्ञानेश कुमार तो गांधी जी के बंदर की तरह हो गए, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब बीजेपी के लोग नारा देने लगे हैं, बिहार के बाद बंगाल। तो माना जाए कि अब बंगाल में ममता जी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। बंगाल हाथ से चला जाएगा, या बंगाल में भी कुछ ना कुछ राजनीति अब इस रूप में सामने आएगी जो परेशानी पैदा करेगी। तो ज्ञानेश कुमार तो अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। आपको क्या लगता है कि फोकस अब बंगाल पे होगा, और होगा तो उसके राजनीति के परिणाम फिर क्या होंगे, केपी मलिक साहब? नहीं, मुझे तो कोई दो राय इसमें, ना कोई दो राय है, ना कोई आश्चर्य है। मैं तो आपको पहले ही कहा, पहला ही वर्ड मैंने यही कहा आपको, कि ये राजनीतिक हत्या हुई है नीतीश कुमार की।
अब अगली हत्या ममता बनर्जी की होने जा रही है और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाएंगी। ये अकेले अकेले इन राजनेताओं की हत्या होगी जो विपक्ष में है। ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से जो उसका अपना एजेंडा है, जो उसका अपना तरीका है, उससे वो वेस्ट बंगाल में काम कर रही है। एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, मैं उनका नाम तो यहाँ चैनल पर नहीं बताऊंगा। मेरी उनसे 2 दिन पहले बात हो रही थी। उनका खुद फोन आया था रात को, लगभग 12 बजे फोन आया उनका, 11:58 के लगभग उनका फोन आया था और ऐसी चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मलिक साहब, असली फॉर्मूला आप लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं। और हालांकि आपने पकड़ा, आज मैंने आपकी डिबेट देखी, आपने कहा कि 15,000 वोट कटवाने हैं और 15,000 बनवाने हैं। बोले ये फॉर्मूला पुराना बता रहे हैं आप। जो नया फॉर्मूला है और जो वेस्ट बंगाल में फॉर्मूला शुरू हुआ है, वो 35,000 से 45,000 वाला फॉर्मूला चल रहा है और यहाँ शुरू हो चुका है और कई जगह हो चुका है और कई जगह चल रहा है और कई जगह होने वाला है। यहाँ सीधे सीधे आप जो है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आकलन कर रही है कि पिछली बार हमारा आदमी यहाँ से 40,000 वोटों से हारा था, तो एक तो हमें 40,000 मैनेज करने और नया बोनस ढूंढना है। तो इसमें कम से कम 40,000 वोट एक मुश्त ऐसी जगह से कटवाए जाएं जो एक मुश्त वोट ममता बनर्जी को गिरता है। उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट है, बाकी दूसरे जो उनके अपने वोट हैं वहां पे कुछ वोट काटो, उसमें अपने भाजपा के भी कटेंगे जब आप एक मुश्त काटेंगे। और दूसरी तरफ जो अपना बाहुल्य एरिया है, वहां पे 10,000, 20,000, 5,000 जो बनवा सकते हैं नए वोट बनवा दीजिए। तो एक झटके में आपका 45-50,000 का वोट का तब्दीली का मामला बन गया। एक तो ये एजेंडा है। बाकी उनके पास तो शाम दाम दंड भेद तमाम है। तो कैसे आप रोक लेंगे आप वेस्ट बंगाल को? और वेस्ट बंगाल में तो उनके पास वो भी हथियार है जिस हथियार को खूब चलाने की कोशिश उन्होंने बिहार में करी और वो नहीं चल पाया, हिंदू मुस्लिम वाला। वहां तो 30% है जनाब, वहां तो आसानी से ये चीजें चलेंगी और हम और आप भी बोलने लगेंगे हाँ ये बदमाशी करते हैं मुसलमान, कई जगह करते हैं भाई साहब, हमारे साथ भी हुआ था। कई पैरोकार आ जाएंगे और ये गलतियां करेंगे, ये मुस्लिम भी गलतियां करेंगे, हमारे वाले भी करेंगे, जानबूझ के भी कराई जाएंगी, कई जगह उकसाया जाएगा, एक माहौल बनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के तैयार हो जाएगी वेस्ट बंगाल में। फिर हम और आप बात कर रहे होंगे कि चलिए मलिक साहब से अब जो है आसाम में चला जाए, हेमंत बिश्व शर्मा का क्या। अरे हमने कहा वहां तो विदेशी लोग बैठे हुए घुसपैठिए और वो तो लगातार जो है हेमंत तो शर्मा जी निकालने की कोशिश कर रहे हैं घुसपैठिए आसाम से, क्योंकि आसाम से तो निकालना आसान है। बिहार से अमित शाह जी ने घुसपैठिए निकाल दिए, भले ही वो घुसपैठिए दिल्ली में बैठे हो बम लेके, लेकिन बिहार से तो निकाल ही दिए ना। तो ऐसे ही आसाम से निकाले जाएंगे और फिर तो आपका नंबर है यूपी का। बाबा जिंदाबाद है, बाबा के नेतृत्व में चुनाव होगा, जैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। और चुनाव होते ही बाबा गायब, वो पर्ची वाला मुख्यमंत्री तैयार और अखिलेश जी जो है ट्वीट ट्वीट खेलते रहे अपना बैठ के, करेंगे क्या? तो भाई साहब ये रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है और इस रणनीति को तोड़ता हुआ मुझे पूरे भारत का कोई सियासी परिवार, कोई सियासी नेता दिखाई नहीं दे रहा है संजय जी। मलिक साहब, आज तो बड़ी निराशा भरी बात कर रहे हैं आप, क्या हो गया आज आप? नहीं, निराशा की बात नहीं कर रहा हूं मैं हकीकत आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप बताइए मुझे इसमें क्या, कहां पे आप करेंगे? निराशा की बात नहीं, ये मैं हकीकत और सच्चाई कर रहा हूं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय मैं मशीनों पर ठीकरा फोड़ने लगूं, मैं किसी दूसरी बात करने लगूं। मैं क्यों करूं? मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, आपके मित्र राहुल गांधी कहां 3 दिन से गायब थे? आपने वोट चोरी का मुद्दा बनाया और आपने पीक पे लेके आ गए आप बिहार को, उसके बाद आप एकाएक गायब हो गए। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है इतना मामला चल रहा है और आपने भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेल दिया, उसके बाद आप गायब हो गए। बिहार में आपकी पार्टी का गठबंधन है आरजेडी के साथ, आपका तालमेल ही नहीं हो पा रहा है। आप मुख्यमंत्री घोषित ही तेजस्वी को नहीं कर रहे। अगर नहीं करना था तो नहीं करना था, करना था तो जल्दी करना था। तो आप कर क्या रहे हैं ये? मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप लाठी डंडे की लड़ाई से और इसके लाठी डंडे के जोर पे आप AK-47
AK-46 वाले से लड़ाई कर रहे हैं। तो AK-46 और AK-56 से जो लड़ाई करेगा वहां लाठी डंडा नहीं चलेगा। तो आप उस नजरिए से बाहर आना ही पड़ेगा आपको। अब आप एक चीज लेके आते हैं, उसको फिर फॉलो नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं। वोट चोर का मुद्दा आपने बढ़ाया था, तो उसका क्या हुआ? और खाली क्या एक ही मुद्दा है? क्या हमें यही करना चाहिए? तो हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा। तो आज शायद खड़गे जी के साथ मीटिंग की है, दिल्ली में मीटिंग हुई है कांग्रेस की, तो हो सकता है राहुल गांधी जी को मंथन कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो। इनके यहाँ लगातार बताया भी जाता है कुछ क्रांतिकारी लोग अंदर बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के किसके हैं। अब ये सच्चाई है या खाली जेब उतारने के लिए बोला जाता है? इसका जवाब भी राहुल गांधी को देना चाहिए। अच्छा जी। मलिक साहब, बात करें उत्तर प्रदेश की, आपको लगता है अब योगी जी की कुर्सी 2 साल तक सुरक्षित रहेगी, या बिहार की ताकत में आने के बाद केशव मौर्य का जो बिहार का प्रभारी बनाया गया था, केशव मौर्य की लॉटरी लग सकती है, ब्रजेश पाठक के यहाँ लड्डू बट सकते हैं, योगी का कद कम हो सकता है? क्या लग रहा है आपको, कुछ होगा योगी जी का या कुछ नहीं होगा? नहीं, देखिए संजय जी, अगर मेरा आकलन आप जानना चाहते हैं, मुझे लगता है कि योगी जी का कुछ नहीं होने वाला है। और ये अगर ये योगी जी का करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इनके नुकसान की संभावना है, और नुकसान हो सकता है। और योगी जी ने नुकसान पहले भी करके दिखाया है, और दोबारा भी वो कर सकते हैं, इतनी ताकत तो उनकी बन चुकी है। या फिर अमित शाह जी ने कोई नया फॉर्मूला निकाल लिया हो कि अभी तो टाइम भी है ना, 2027 में चुनाव है, अभी तो हम 2025 में ही बैठे हैं, तो लगभग 1.5 साल का समय आपके पास है। ऐसा कोई फॉर्मूला अमित शाह ने ढूंढ लिया हो कि वो जैसे नीतीश कुमार को किनारे कर दिया, जैसे बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़के बिहार में जीत के दिखा दिया उन्होंने, इसी तरह वो बिना योगी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़के और जीत के दिखा दें। ये फॉर्मूला अगर अमित शाह के पास है तो फिर तो बाबा को हटाया जा सकता है। लेकिन अगर फॉर्मूला कुछ नहीं है तो फिर ये बाबा को नहीं हटाएंगे, क्योंकि जब जब आप हटा के किसी को बदलते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तर प्रदेश से होती है। आपके सामने आपने कल्याण सिंह को हटा के राजनाथ सिंह को बनाया था, तो आपकी विदाई हो गई थी 20 साल के लिए। आपने दिल्ली में साहब सिंह को हटा के सुषमा स्वराज को बनाया था, 20-25 साल के लिए आपकी विदाई हो गई थी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से अपनी विदाई कराना चाह रही है तो बाबा को हटाएगी, और अगर विदाई नहीं कराना चाह रही है तो बाबा को रखेगी और बाबा के नेतृत्व में ही चुनाव कराएगी, जो पैटर्न बिहार का रहा कि बाबा के नेतृत्व में चुनाव होगा। और फिर यही बयान अमित शाह जी देंगे। फिर हम लोग पूछेंगे मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्या मुख्यमंत्री योगी जी होंगे? वो नहीं 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 नहीं, जो नए विधायक आएंगे वो नए विधायक जो है मुख्यमंत्री चुनेंगे, और जो फिर नए मुख्यमंत्री आएंगे वो एक पर्ची वाला विधायक चुन लेंगे। जैसे सांसदों की जो मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट के अंदर संसदीय दल की, उस सारे सांसदों ने मिलकर गहन मंथन किया था, और तब मोदी जी का नाम आया था निकल कर। नहीं, कई लोग तो अमित शाह का नाम निकाल रहे थे, कई लोग जो है किसी दूसरे व्यक्ति का नाम निकाल रहे थे, कई लोग राजनाथ का नाम निकाल रहे थे। तो सबको हटा के फिर मोदी जी के नाम पर सहमति बनी थी। ऐसा थोड़ी ना है कि मोदी जी बन गए, तो उसी प्रकार से सहमति उत्तर प्रदेश में बनेगी। जी। एक एक आखिरी सवाल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। जनता में कोई रिएक्शन नहीं होगा, दिख रहा है वोट चोरी हो रहे हैं, वोट कट रहे हैं, वोट जोड़ रहे हैं, गलत तरीके से लिस्ट बन रही है, जनता ऐसी शांत रहेगी? नहीं, कौन कह रहा संजय जी? जनता इंतजार करती है, जनता एक लिमिट तक इंतजार करती है। दिल्ली में आप बता रहे हैं जो इनके सिस्टम है, पोल्यूशन बता रहे हैं कि 250 है, 300 है, और वास्तव में अगर पोल्यूशन देखते हैं 700, 800, 900 तक पहुंचा हुआ है। यहाँ के युवा निकले थे, यहाँ के युवा इंडिया गेट पे गए थे, जिनकी तादाद 20 से 25 हजार थी, जिसमें युवा नवयुवा थे, 12 साल के बच्चे थे, इकट्ठे हुए तो उनका इलाज करके अंदर कर दिया गया। और पीछे जो घटना हुई है, अगर कोई कोशिश करेगा इस तरह की, उसको इस तरह की घटनाओं में लपेट के अंदर कर दिया जाएगा। कौन करेगा बताइए फिर? तो जब तक ये चीजें चल रही हैं, फिर एक सिस्टम बनेगा, और बाद में जब लिमिट क्रॉस कर जाएगी हर चीजें, तब तो फिर उसका तो मामला सड़क पे उतरना ही बनता है। भाई, आप 200 साल आपने अंग्रेजों को झेला, और अंत में महात्मा गांधी की लाठी नहीं भगाया उनको। चाहे भगत सिंह को फांसी चढ़ना पड़े, चाहे सुभाष चंद्र बोस आए, तो गए तो वो सड़क से ही, और इसी बिहार से उन आंदोलन शुरू हुआ था।
और इंदिरा गांधी की आप बात कर लीजिए, उसके बाद आजादी के बाद भी जब इंदिरा गांधी का भी लगा था कि वो बेलगाम हो गई है, तब उनको जेपी आंदोलन ने इस सड़क से ही हटाया था। तो हटेंगे तो आप सड़क से ही, आपको कोई सियासी दल नहीं हटा सकता, क्योंकि सियासी दल में दो जो खामियां होती हैं, एक तो सियासी दल के नेता खुद चोर होते हैं, उनके दामन पे दाग होते हैं, वो ब्लैकमेल हो जाते हैं, और या फिर वो एक सिस्टम में फंसे रहते हैं। अब आज आप देखिए कि दो लोगों की स्टेटमेंट आए हैं। लालू परिवार से उनकी बेटी का स्टेटमेंट आया, रोहिणी आचार्य का, कि मैं जो है बड़ी उदास हूं और मैं पार्टी छोड़ रही हूं। दूसरा, कांग्रेस के जो कद्दावर नेता रहे, जो एक जमाने में सारी कांग्रेस को चलाने का काम करते थे, अहमद पटेल, उनकी बेटी का स्टेटमेंट आ गया है कि पार्टी में अब आप अपनी पार्टी में खामियां ढूंढने लगे। तो आप इतनी जल्दी उदास कैसे हो सकते हैं? आप खाली परिवारवाद की राजनीति पर नेता बनना चाह रहे हैं। आपका खुद का योगदान क्या है? लालू यादव की बेटी ने आज तक ऐसा क्या कर दिया राजनीति में कि उनको गहन चिंता हो रही है? अब अहमद पटेल की बेटी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम गुजरात में कर दिया कि भाई आज उनको दिक्कत हो रही है कांग्रेस में? पहले कुछ करके तो दिखाइए। तो जब इस तरह के लोग सही बात। राजनीति में आते हैं, जब इस तरह के लोग होते हैं, तो उनको हैंडल करना भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के लिए बहुत ही आसान होता है। बड़ा अब आपने देखा कि तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन ये तेज प्रताप यादव के पीछे भी कोई स्ट्रेटजी है क्या? तो पहले परिवार को तोड़िए। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए जो रास्ता आखिर में जो है वो रास्ता सड़क से ही निकलेगा, और कोई रास्ता मुझे निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो नए नए ज्ञानादेश पैदा होते रहेंगे और ऐसे ही जनादेश देते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।